स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान हुआ खूनी संग्राम। आपको बताते चले कि सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में प्रमुख सीट पर नामांकन के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला पूरा इलाका। निर्दलीय प्रत्याशी व भाजपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थकों के बीच चली गोलीबारी के दौरान 3 लोग हुए घायल। वहीं घायलों को किया गया लखनऊ रेफर। सभी घायलों की हालत नाजुक। गुस्साए समर्थकों ने किया रोड जाम। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में आज पलायन इतना बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार हर बार नए प्रयास करती है, पर अंत में कहानी जहां से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। आखिर कब रुकेगा पहाड़ों से पलायन? पहाड़ों से पलायन का मुख्य कारण है रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं। वैसे तो आज भी यह समस्या चिंता का विषय बनी हुई है, फिर भी राज्य सरकार हर तरह से इस समस्या पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड के दोनों मंडलों में पहाड़ी किसानों को नया रोजगार दिया गया, जिसमें उनको भिन्न भिन्न प्रजाति के फूलों को उगाना है। पहले तो यह लोग आलू, प्याज, मंडवा, झबोरा आदि पहाड़ी उत्पादनों तक अपना थोड़ा बहुत रोजगार करते थे। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दी गई किसानों को कम समय में इन फूलों को तैयार करने की एक स्वरोजगार योजना से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि इन फूलों को तैयार करने में इन किसानों का प्रकृति सहायक रूप में मदद करती है। जैसे कि अगर धूप, पानी, जल आदि पर्याप्त मात्रा में ना भी मिले तो इनको कोई नुकसान नहीं। इसमें सरकार द्वारा किसानों को, और सबसे बड़ी बात, इन फूलों को जंगली जानवरों से भी कोई खतरा नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को फ्लावर प्लांट तैयार करने हेतु मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। आज छपरा विकास खंड के ग्राम देवरी कला में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया गया और साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि शहजादा कुरैशी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवाशीष बनर्जी, एमओ डॉक्टर पीयूष जैन, ग्राम सरपंच चमरू, सचिव सुमरलाल भलावी, पटवारी आशीष चौकसे, राजेश सोनी, रविंद्र ठाकुर, सेक्टर सुपरवाइजर आबिद अंसारी, एनएनएम राजेश्वरी, सनोरिया समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। लखीसराय में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने NH 80 को 3 घंटे तक जाम कर हंगामा किया। घटना मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा गांव की है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर भेज दिया। बताया जा रहा है कि मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खावा गांव का रहने वाला अंगद कुमार कल शाम से लापता था। परिजनों द्वारा खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान खावा गांव के समीप कियूल नदी से अंगद का शव बरामद किया गया, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और गांव के समीप ही NH 80 को तकरीबन 3 घंटे तक जाम करके रखा। परिजनों के मुताबिक अंगद की हत्या की गई है। इधर इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। तकरीबन 3 घंटे के बाद जाम को हटाया जा सका। SDOP रंजन कुमार ने बताया कि व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। वहीं NH 80 जाम करने वालों पर पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज करेगी। मेदनी चौकी में खावा है, वहाँ पे छाया टोला, वहाँ पे एक अंगद कुमार पिता कपिल महतो, इनकी डेड बॉडी मिली थी। परिजन द्वारा हत्या बताया जा रहा है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा उसका हम लोग क्लियर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन परिजन जो भी आवेदन देंगे उस पर कार्रवाई होगा और हम लोग उस पर आगे जो टेक्निकल चीज़ है उसको भी एनालिसिस करें। उसके 2 घंटे तक NH भी जाम हुआ उसके संबंध में अब
क्लियर कट आदेश है सरकार का भी, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी, जो रोड जाम किए उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहाँ से सब बरामद किया गया था सर? नहर के पास जो बांध है वही, उस घर से 100 मीटर दूरी। घर वाले से पूछने पे सबके द्वारा अनभिज्ञता जताई गई है कि कहाँ गया कैसे गया नहीं पता। कब से लापता था इस टाइप? नहीं, कल ही आज अंगद कुमार पिता कपिल महतो। देखिए, बाहर से शरीर पे कहीं चोट नहीं दिख रहा था, लेकिन जब तक हम लोग उसका इंक्वेस्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही हम उसके बारे में बता सकते हैं कि किस तरह का मारा है। जाम में जो लोग शामिल थे कार्रवाई हुई उस पर प्राथमिकी दर्ज है। केंद्र और राज्य सरकार शहर से लेकर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर 2.5 सालों से गांव में बिजली नहीं है। वहीं गांव के ग्रामीण डिबरी के सहारे जीने को मजबूर हैं। मामला जिले के चमरा टोली गांव का है, जहां 2.5 साल से बिजली ट्रांसफार्मर खराब है। ग्रामीण बिजली विभाग का चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने भाजपा के नेता को जानकारी दी और टीम ने गांव पहुंचकर जायजा लिया तो गांव में 2.5 साल से बिजली नहीं है। लोग डिबरी के सहारे जीने को मजबूर हैं। नहीं है और डीलर 1 ही लीटर तेल देता है। छोटा बड़ा परिवार सबको तकलीफ होता है। काम करना चाहते हैं हम लोग। लाइट का परेशानी है, पानी का परेशानी है, हम लोग को पढ़ने लिखने का बच्चा लोग को। बिजली नहीं होने से आज बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई और गांव में लाइट नहीं होने से हम लोग गांव में आज टॉर्च जला के खाना खा रहे हैं, टॉर्च जला के खाना पका रहे हैं। अब लॉकडाउन होने से देखिए स्कूल बंद हो गया है। स्कूल बंद होने से घर में तो बच्चा लोग को पढ़ाएंगे ना। अब ये लाइन नहीं होने से आज बच्चा भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। इससे गांव को बहुत नुकसानी हो रहा है। और ये हम लोग विभाग को भी एप्लीकेशन अप्लाई किए, 6 महीना हो गया। 6 महीना के बाद में भी विभाग आज तक ही कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को तो अब नहीं सुनवाई करेगा तो हम लोग को सीधे अब रोड में उतरना होगा। इसके लिए इसका जिम्मेवारी विभाग ही होगा। वहीं लोगों ने बताया कि 25 केवी का एक ट्रांसफार्मर है जिससे 150 घरों में बिजली जलती है। बिजली नहीं होने के कारण पानी, रोशनी से वंचित हैं। खेती बाड़ी करना भी मुश्किल है। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 5-10 रुपया देना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे गांव में बिजली नहीं है और ऑनलाइन पढ़ाई होता है, तो दूसरे गांव में 10 रुपये दे के फ़ोन चार्ज करते हैं। तो क्या परेशानी होता है? पढ़ाई लिखाई करने में और फ़ोन चार्ज करने में, चार्ज करने का 10 रुपये लेता है। विगत 2.5 सालों से ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ बिजली नहीं है। इस गांव में बिजली ना होना दुर्भाग्य है। मैं प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इस गांव में यथाशीघ्र बिजली दी जाए, जिससे यहाँ की पढ़ाई लिखाई की, सिंचाई की और घर में रोशनी अच्छी मिल सके। इसके लिए हम लोग जितनी भी करना पड़ेगा, मैं जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से मांग करूंगा कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली आपूर्ति की जाए। इधर युवक युवती परेशान हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर आंदोलन करने की बात कही है। दूरसंचार के माध्यम से विद्युत विभाग से बात कर जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही है। वहीं विभाग द्वारा जल्द ही बिजली मुहैया कराने की बात कही गई है। जल्द नहीं लगाया गया तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो झारखंड पूरे देश को रोशनी देने का काम, बिजली देने का काम कर रहा है, उसी झारखंड का गुमला जिला का यह चमड़ा टोली गांव विगत 2.5 साल से बिजली नहीं है। और इनका कहना है कि हम लोग रोज आवेदन निवेदन कर रहे हैं और अभी तत्काल हम लोग जय साहब से बात करके, यहाँ के उपायुक्त से बात करके बिजली दिलाने का प्रयास करेंगे। और 8 से 10 दिनों के बाद यदि इस गांव में बिजली नहीं आती है, ये गांव रोशनी नहीं होती है, तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बहरहाल जो भी हो, सरकार एक तरफ दावा करती है तो दूसरी तरफ गांव में अंधेरा सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। साफ तौर पर यह तस्वीर विद्युत विभाग की लापरवाही की पोल खोल रही है। जल्द से जल्द बिजली बहाल की बात कही है, नहीं तो जनता गोलबंद होकर आंदोलन करने के मूड में है। खबर
खबर चमोली जिले के गैरसैंण से है, जहां कहने के लिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहां के लोगों की तमाम दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इस तरह राजधानी के आसपास के ऐसे हालात हैं तो आसानी से समझा जा सकता है कि पहाड़ के अन्य क्षेत्रों के हालात कितने गंभीर और बदतर होंगे। आज पहाड़ के लोग अलग राज्य बनने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल सही भी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के करीब का एक क्षेत्र है सेरा तेवा खर्क गांव। यहाँ इसी महीने में यह चौथी घटना है कि जब ग्रामीण बीमार लोगों को डंडी कंडी में लादकर 7 किलोमीटर सड़क मार्ग तक लाकर वहां से 18 से 20 किलोमीटर दूर गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं। और ऐसे हालात न सिर्फ सेरा तेवा खर्क वासियों के हैं, बल्कि और भी बहुत सारे पहाड़ी दूरस्थ इलाकों का भी यही हाल है। आपको बता दें कि गैरसैंण का यह क्षेत्र आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जिस कारण यहाँ के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह सेरा तेवा खर्क की काशी देवी पत्नी बचन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो ग्रामीण उसे इलाज के लिए गैरसैंण ले जा रहे हैं। बिना सड़क मार्ग के लोग महिला को कंधों पर लादकर पहाड़ी पैदल रास्तों से अस्पताल ले जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी होगा कि यहाँ के ग्रामीण लगातार यहाँ के लिए मात्र 7 किलोमीटर एक सड़क की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इनकी कभी भी सुध नहीं ली गई। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में यहाँ सड़क की घोषणा तो जरूर की, परंतु वह घोषणा प्रधान न चढ़ सकी। तब यहाँ के लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़कर 26 जनवरी 2021 से अपने गांव से नीचे मोटर मार्ग तक खुद ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था और इसी के साथ क्रमिक अनशन और आमरण अनशन भी प्रारंभ किया था। यह सभी क्रम लगातार 46 दिनों तक चलता रहा, परंतु किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। अंततः 12 मार्च को उप जिलाधिकारी गैरसैंण कौस्तुभ मिश्र, लोनिवी के सहायक अभियंता, नायब तहसीलदार, थाना अध्यक्ष आदि प्रशासनिक अमला सेरा तेवा खर्क गांव पहुंचा और अनशनकारियों को आश्वासन दिया गया कि 1 माह के अंदर सड़क पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि उनके आंदोलन को स्थगित करवाने के बाद फिर किसी ने पलट कर नहीं देखा। आजकल आए दिन बरसात का मौसम होने के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, तो उन बीमारों के इलाज के लिए लाना और ले जाना बहुत ही खतरनाक और विकट समस्या बनी हुई है। पिछले 2 वर्षों से हमारी बस एक ही मांग है, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण। हमारी सरकार हमें झूठे दावे, झूठे दिलासे दे रही है। हम पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे आंदोलन, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन भी कर चुके हैं, जिस पे सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के आदमी लोग आते हैं, झूठा दिलासा दे जाते हैं, एक पर्ची हमारे हाथ में थमा जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं और हमारे हित के लिए और हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलने का कोई लाभ नहीं है। जब हम तक विकास नहीं पहुँच रहा है, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। सरकार तक बात क्यों नहीं पहुँच पा रही? सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। मैं आपको बता दूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता के हित के लिए आपको कार्य करना है, न कि हमको नजरअंदाज करना है। आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि हमारा आपसे विश्वास उठ जाए और लोकतंत्र से हमारा मन हट हो जाए। हम आज सुबह की अगर मैं आपको बात बता दूं तो हमारी एक दादी जी अचानक बीमार हो गई, जिसके कारण हमें उन्हें 6 बजे डंडी कंडी के सहारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर नीचे सड़क पे पहुँचाना पड़ा। नहीं कहना चाहूँगी, झूठे दावे, झूठे वादे स्टेजों पे नहीं होता। आइए हमारी समस्या को देखिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए और जल्द से जल्द हमें वित्त स्वीकृति देकर हमारे सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाइए। कुछ दिन पहले ही 2 करोड़ के डिमांड का मामला काफी चर्चा में चल रहा था और उन्हें गोली से मार देने की धमकी भी मिली थी। वह कोई और नहीं, बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव से धमकी देकर 2 करोड़ की मांग करने वाले मामले को सुलझाते हुए भागलपुर पुलिस ने एक महिला समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में वारसलीगंज थाना क्षेत्र की मीरबीघा की रेखा देवी, शेखपुरा जिले के करंडी थाना क्षेत्र उपसी निवासी इंद्रदेव यादव हैं और उसी गांव का दुर्गा यादव शामिल है, जो भागलपुर में ही रहते हैं। बताते चले कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड दुर्गा यादव ही है।
लॉकडाउन से पहले बंटी यादव के मार्केट में दुर्गा यादव की एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, जो लॉकडाउन में बंद हो गई। बंटी यादव लॉकडाउन से पहले कई बार किसी न किसी बात को लेकर दुर्गा यादव को गाली गलौज कर चुका था। लॉकडाउन में मिठाई की दुकान बंद होने के बाद दुर्गा यादव ने बालू का कारोबार शुरू कर दिया था। इस बीच बंटी यादव का एक अपार्टमेंट बन रहा था, जिसमें दुर्गा यादव ने उसे बालू की सप्लाई किया था। इसी क्रम में उसने एक बार बालू की सप्लाई करने में विलंब कर दिया था, जिस वजह से बंटी यादव ने दुर्गा यादव के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। दुर्गा यादव ने बंटी यादव को सबक सिखाने के इरादे से योजना बना डाली। वह सिम उसने गुड्डू से ली थी। इंद्रदेव यादव ने उसी सिम से खुद को एनसीसी गिरोह का सदस्य बताकर खुद की पहचान पिंटू राणा के रूप में करते हुए 2 करोड़ रुपए की धमकी दे डाली। 30 जून को बंटी यादव ने थाने में एक लिखित आवेदन भी दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 29 जून को लगातार 2 कॉल आए थे। पहला कॉल 3:56 पर और दूसरा कॉल 4:02 पर आया था, जिसमें फोन करके पैसों की मांग की थी और अपनी पहचान एनसीसी गिरोह के पिंटू राणा के रूप में दी थी और 8 दिन के अंदर रकम नहीं देने पर घर में घुसकर गोली मार देने की धमकी भी दी थी। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि महिला एक बहुत बड़ी साइबर अपराधी है। बताया जा रहा है कि नालंदा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र की रेखा देवी साइबर अपराधी है। जिस बंगाल के नंबर से कॉल आया था वह सिम रेखा देवी का है और उसने वह सिम अपने एक परिचित गुड्डू महतो को दे रखा था। गुड्डू महतो ने वह सिम इसलिए ले रखा था कि गलत काम में जो भी पैसा आएगा उसमें रेखा देवी को एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। बता दें कि भाजपा नेता के आईपीएस अधिकारियों से भी काफी गहरे संबंध हैं। बंटी यादव आईपीएस अधिकारियों के बीच पैठ रखने वाले हैं। बंटी यादव मामले पर पुलिस टीम के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही नहीं, एसएसपी के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में भी अपराधियों का नाम खुलासा नहीं किया गया। इससे भाजपा नेता की आईपीएस अधिकारी से करीबी संबंध का खुलासा हो रहा है। टीम अधिकारियों ने कहा कि हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए एसएसपी ही इस मामले में कुछ कह सकते हैं। बताते चलें कि भाजपा नेता का 20 जून को बॉडीगार्ड वापस ले लिया गया था और 25 जून को एसएसपी ने अपने अधिकार के तहत 2 महीने के लिए बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिया था। उसके बाद 28 जून को रंगदारी मामले की घटना सामने आई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।